हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन। ये आईन ही तो वो आईना है जिसमें देखकर ही हम खुद को पहचान पाते हैं। बात के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का पहला चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान क्या है? एक दस्तावेज है या एक पुस्तक है जिसके माध्यम से क्या है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब संविधान में क्या है कि सभी नियम कानून बिल्कुल क्रम अनुसार लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे बुकों में चैप्टर क्रम अनुसार होते हैं ना, वैसे ही हमारे संविधान में क्या है, सभी नियम कानून उसमें क्रम वाइज लिखे हुए हैं, जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। गाइस, अगर हम संविधान को समझना चाहते हैं सही मायने में, तो हम थोड़ा सा प्राचीन समय में चलते हैं। हम इसको इतिहास की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्राचीन समय में देखो तो प्राचीन समय में क्या होता था, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। अब राजा महाराजा के समय में क्या होता था कि राजा महाराजाओं ने जो नियम बना दिए ना, वही उस समय का संविधान होता था, वही उस समय के नियम कानून होते थे, है ना। अब मान लो कि राजा को जिसके साथ भी जो भी करना है वो कर सकता था। इसके अलावा हम अगर भारत की बात करें तो प्राचीन समय में क्या था कि भारत में ब्राह्मणों ने नियम बनाए थे, ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण क्या करते थे, जो नियम कानून बनाते थे वो राजा महाराजा को भी मानना होता था, सभी लोगों को मानना होता था। तो वही उस समय का क्या था, संविधान था। लेकिन अब क्या है, अब की स्थिति कुछ अलग है। अब क्या है, लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे जनता का शासन होता है। अब यहाँ पे कुछ प्राचीन समय जैसा शासन व्यवस्था या संविधान नहीं चल सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे तानाशाही है, मतलब कि वहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले सकते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया में कोई संविधान है? नहीं है। वहाँ पे किसका शासक है? किंग जोन उन का। अब क्या है कि वो जो भी फैसले लेता है वही क्या है, लोगों के लिए नियम कानून है। उसने जो नियम कानून बना दिए वही क्या है, वहाँ का संविधान है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए लिखित संविधान का होना बहुत जरूरी है, ताकि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दोस्तों, हम समझते हैं संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, यानी कि संविधान का कार्य क्या है, हमारे जीवन में संविधान की भूमिका क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है लोगों के बीच में तालमेल बनाना। अब जैसे हम भारत जैसे देशों की बात करें तो भारत जैसे देशों में क्या है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। उनकी अपनी पहचान है, अलग अलग क्षेत्र से रहती है, उनकी वेशभूषा अलग अलग है। तो अब इन लोगों के बीच में तालमेल बनाने का काम कौन करेगा? संविधान करेगा। संविधान एक ऐसा नियम कानून उपलब्ध कराएगा जिससे कि लोगों के बीच में तालमेल बना रहे, लोगों को आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहे, भरोसा रहे। और एक ऐसा नियम बनाता है संविधान जिससे कि किसी भी लोगों को, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों को बेगानेपन का अनुभव ना हो। दोस्तों, संविधान का जो दूसरा काम होता है वो ये तय करना होता है कि देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे बनाई जाएगी। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि देश में कोई कानून बनाया जा रहा है। अब कोई कानून ऐसा है जिसके पक्ष में कुछ लोग उसके पक्ष में है, कुछ लोग उसके विपक्ष। तो अब ये तय कौन करेगा कि कौन सा कानून बनना है? तो इसके लिए क्या है, हमारे देश में संसद की व्यवस्था की गई है। अब संसद में क्या होता है, संसद का जो गठन की प्रक्रिया है वो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। लेकिन हमारे देश में कानून निर्माण करने की जो पावर है वो संसद को दी गई है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य लोग क्या करते हैं, कानून निर्माण करते हैं। और वो सभी सदस्य, जैसे लोकसभा के जो सदस्य है वो सारी जनता द्वारा चुने जाते हैं। एक तरीके से कानून निर्माण करने का काम कहीं ना कहीं जनता के जो सदस्य है वही करते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में कानून निर्माण करने की शक्ति किसके पास होती थी? राजाओं के पास होती। और राजा जो कानून बनाते थे वही उस समय का संविधान होता था, है ना। ये बात हम समझ चुके हैं पहले ही। तो गाइस, संविधान का जो दूसरा काम है वो ये तय करना है कि देश में कानून का निर्माण कैसे होगा और सरकार कैसे बनेगी। दोस्तों, संविधान का तीसरा काम है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। अब इसमें हम बताएंगे कि सरकार कोई भी कानून बनाती है तो ऐसा कानून ना हो जिससे कि किसी के धर्म को नुकसान हो, या फिर सरकार अगर कोई कानून बनाती है जिससे कि वो कहती है कि भाई हम लोगों को क्या करना होगा, एक विशेष वस्त्र का प्रयोग करना होगा, या हमें किसी एक भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करना होगा, या फिर इंग्लिश में ही हमें पढ़ाई करनी होगी, ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बना सकती। अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार को नुकसान हो, तो उसमें क्या करेगी, संविधान उस पर कुछ सीमाएं लगा देगी, या सरकार को कानून बनाने ही नहीं देगी, उतना पावर ही नहीं देगी उसको। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान का तीसरा काम है कि नागरिकों के ऊपर जो भी कानून लागू हो रहा है उसके ऊपर कुछ सीमाएं लगा।
दोस्तों संविधान का जो चौथा काम है वो है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करना। देखिए दोस्तों, संविधान सरकार के कुछ शक्तियों पे सीमाएं तो लगाती है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसे पावर भी, ऐसी शक्तियां भी उपलब्ध कराती है जिससे कि वो समाज की आकांक्षाओं को, उनके लक्ष्य को पूरा कर सके। अब दोस्तों अगर हम भारत के उदाहरण की बात करें तो भारत में क्या इतनी ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, बहुत सारे लोग पूरे एक दिन का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। अब उनके लिए एक भलाई का काम करना है, उनके लिए कुछ करना है, तो उसके लिए क्या है, सरकार को ऐसा पावर दिया गया है कि वो भारत से गरीबी को हटा सके या फिर भारत की जो आकांक्षाएं है, भारत के लोगों की जो इच्छाएं है उसको पूरा कर सके। तो गाइस संविधान का जो चौथा काम है वो है कि सरकार को ऐसी क्षमताएं प्रदान करता है जिससे कि सरकार क्या कोशिश करे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। संविधान के अगर हम पांचवें कार्य की बात करें तो संविधान क्या करता है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। मतलब कि हर एक इंसान के विकास के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत होती है। जैसे कि हम मौलिक अधिकार की बात करें, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, हमारे जितने भी छह मौलिक अधिकार है वो हमें किसने प्रदान किए हैं, संविधान ने ही प्रदान किए। और इन अधिकारों की रक्षा करने का काम कौन करता है, तो संविधान ही करता है। दोस्तों बहुत लंबे समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बट ये है कि यार वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को सिर्फ देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो। यार मज़ा कैसे आएगा। अब मतलब आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो यार मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा कि मैं और तेज़ी से कैसे वीडियो बनाऊंगा। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बात करते भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो यार जब भी हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान को या तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया होगा या फिर नेहरू जी ने बनाया होगा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है और उसके जो सदस्य थी, उसकी जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा की जो रचना हुई है, संविधान सभा की रचना जो हुई थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। अब कैबिनेट मिशन क्या है, तो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन की जो सरकार थी 1945 में, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार में उसमें प्रधानमंत्री एटली थे ब्रिटेन के। उन्होंने क्या किया था, 3 सदस्यों वाला एक मिशन भारत भेजा था जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने जो प्रस्तावना दिया था संविधान सभा के निर्माण का, उसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसमें क्या था कि प्रत्येक प्रांत से या फिर जितने भी देशी रियासत थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया था, सीटें दी गई थी, जिसमें से जनसंख्या का जो अनुपात रखा गया था वो था 10 लाख। मतलब 10 लाख लोगों पे से एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाना था। इसमें से 92 सदस्य तो ब्रिटिश शासन वाले जो प्रांत थे वहाँ से चुने गए थे और बाकी जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से लिए गए थे। यानी कि देशी रियासत यहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। और बाकी जो 4 सदस्य थे वो चीफ गवर्नर के क्षेत्र से चुने गए थे। यानी कि जो संविधान सभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे। और इसके अलावा संविधान सभा जो बन के हमारा जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि यार भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो वहाँ पे हम डेट बता दें 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और भारतीय संविधान को बनने में जो कुल समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। और इसमें जो कुल बैठकें हुई थी वो 166 बैठकें हुई थी। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जैसे कि हमारे पुस्तक में बहुत सारे अध्याय होते हैं, उस अध्याय के बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं। वैसे संविधान में क्या था कि हमारे संविधान में भी अलग अलग शेड्यूल बनाए गए थे, अलग अलग भाग बनाए गए थे, है ना, जिसमें से 395 अनुच्छेद था, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन इस समय क्या है, इसमें परिवर्तन किया जा चुका है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इस समय भी 395 ही है, लेकिन जो अनुसूची है, अनुसूची 12 है और भाग की अगर बात करें तो संविधान में 25 भाग है इस समय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया थी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जिसमें क्या है कि सभी कानून क्रमबद्ध लिखे गए हैं, है ना, जिसमें हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है या इसके अलावा जो 25 भाग है या फिर जो 12 अनुसूचियाँ है, ये सब क्या है क्रमबद्ध लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है।
इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में क्या है, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का शासन है और वास्तविक सत्ता कौन चलाता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारे देश में क्या है, पावरफुल है ना। तो इसमें संसदीय व्यवस्था में यही होता है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की हम बात करें, कठोर और लचीला संविधान। भारतीय संविधान क्या है, कठोर भी है कई मामलों में और कई मामलों में लचीला भी है। मतलब कि भारतीय संविधान में कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिसमें संशोधन करना, कई ऐसे ऐसे कानून है जिसमें क्या है संशोधन करना बहुत आसान है और कई ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही कठिन। ठीक है, तो भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों संविधान कहा जाता है। चौथा पॉइंट है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसकी अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई है, जिसमें क्या है कि केंद्र सरकार को अलग पावर दिए गए हैं और राज्य सरकार को अलग पावर दी। इसके अलावा भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यहाँ पे भारतीय संविधान में किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट हम बता सकते हैं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी महिला और पुरुष है सभी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और सरकार को बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा सातवां पॉइंट हम बता सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसमें क्या है कि न्यायपालिका क्या है अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आठवां पॉइंट हम बता सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी कि देश की सरकार को देश के विकास के लिए कुछ नीतियाँ चाहिए तो भी भारतीय संविधान में उसका भी प्रावधान किया गया है ताकि देश का विकास सरकार सही ढंग से कर सके। दोस्तों अब हम अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के संविधान की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल का जो संविधान है 1948 के बाद 5 बार बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में संविधान बनाया गया। जब 1990 में संविधान बना तो वहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन वहाँ पे कई इलाकों में जो वहाँ के जो राजा थे उनका शासन कायम था। 2002 में क्या हुआ, 2002 में राजा ने संविधान को खत्म कर दिया और एक तरीके से अपनी शासन व्यवस्था यानी कि राजतंत्र को दोबारा से स्थापित किया। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राजतंत्र का खुल के विरोध किया, विशेषकर वहाँ पे माओवादी पार्टी जो थी, ठीक है, उसने सबसे ज़्यादा राजतंत्र का विरोध किया और आखिरकार राजतंत्र का खात्मा किया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और 2015 में वहाँ का जो संविधान है वो लागू हो गया और नेपाल आज क्या है, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक देश है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज के टॉपिक समझते हैं उद्देश्य प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्तावना था क्या, तो उद्देश्य प्रस्तावना एक तरीके से इसको हम संविधान का दर्पण कह सकते हैं, आईना कह सकते हैं। ठीक है, इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, जिससे आपको मतलब ये पता लगता है कि यार जो संविधान जो बनने जा रहा था वो क्यों बनने जा रहा था, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। इस बात का पता हमें किससे लगता है, उद्देश्य प्रस्तावना से हमें पता लग जाता है कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अगर आप संविधान को जानना चाहते हो बहुत ही बारीकी से तो आप उद्देश्य प्रस्तावना को आप देख सकते हो, आप संविधान को जान जाओगे। अगर हम उद्देश्य प्रस्तावना की अगर मुख्य बातों की अगर बात करें, मतलब मेन चीजें इसमें क्या शामिल की गई थी, तो यार ध्यान से मैं एक बार उद्देश्य प्रस्तावना को रीड कर रहा हूँ और आपको हर एक लाइन जो मेन जो इसमें लाइन दी गई है उसको मैं समझाऊंगा, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझ। दोस्तों इसका जो पहला लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि यार भारत जो है ना वो अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला रहे हो, किसी दूसरे के कब्जे में नहीं है। मतलब कोई बाहरी शक्ति अब भारत को नहीं चला रही है, जैसे कि 1947 से पहले ब्रिटेन हमें चला रहे। अब हम क्या है, दूसरे के प्रभुत्व में नहीं है, मतलब दूसरे के शासन में हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला सकते हैं। अपने सभी आंतरिक और बाहरी फैसले हम खुद ले सकते हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी। अब समाजवादी मतलब क्या, समाजवादी का मतलब होता है कि सभी को एक साथ लेके चलना है, मतलब सरकार क्या करेगी, सभी के कल्याण के लिए काम करेगी, वो समाजवादी। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारतीय संविधान में किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, कोई भी मतलब किसी भी धर्म को महत्व दिया ही नहीं गया है भारतीय संविधान में। इसके अलावा लोकतांत्रात्मक गणराज्य की यहाँ पे बात की गई है। लोकतांत्रात्मक गणराज्य का मतलब आपको पता ही है कि भारत अब क्या होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, एक ऐसा देश जहाँ पे जनता द्वारा सरकार को चुना जाएगा। यहाँ पे किसी राजतंत्र का राज नहीं होगा, किसी राजा का राज नहीं होगा, ठीक है, बल्कि जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है उसका राज होगा। तो पहला लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्द आ गए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि यार समाज में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है। और आर्थिक न्याय का मतलब है कि यार सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले, सभी व्यक्ति को काम, जो भी उनको रोजगार चाहिए वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय में हम शामिल कर सकते हैं कि यार वोट डालने का अधिकार सभी को मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, ठीक है। वोट डालने का अधिकार दिया गया हो, सरकार को चुनने का अधिकार उसको हो, तो राजनीतिक न्याय में शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगला लाइन है विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब क्या है कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि भाई सभी व्यक्ति को क्या होगा, अपने विचार व्यक्त करने का, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जाएगी, किसी भी चीज की उपासना वो कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म की उपासना वो कर सकते हैं। इसकी पूरी तरीके से स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिया गया था। उसके बाद अगला लाइन है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो गाइस ये संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तावना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी जो मुख्य बातें जो थी, मेन जो इसमें जो शब्द दिए गए थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला टॉपिक समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे देश के संविधान में जो अलग अलग जो प्रावधान किए गए हैं, जो नियम लिए गए हैं, वो कौन कौन से देशों से लिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान को कई बार उधार का थैला भी कह दिया जाता है ना। तो बहुत सारे प्रावधान जो है दूसरे देशों के संविधान से हम लिए हैं। वैसे उधार का थैला बिल्कुल नहीं है। जो हमारे देश की उस समय की स्थिति थी, उस स्थिति के हिसाब से जो भी नियम कानून हमारे देश के नेताओं को सही लगे थे, वो नियम कानून उन्होंने हमारे संविधान में लिख दिए थे, है ना। तो हम समझते हैं कि यार कौन से देश से ऐसे कौन से कानून लिए गए हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से जो नियम लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपको पता है कि हमारे देश में जिस किसी भी पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है ना, 50% प्लस जो वोट मिल जाते हैं, मतलब 50 से ऊपर % अगर वोट उसको मिल जाए तो वो जीत जाता है। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। उसके बाद है सरकार का संसदीय स्वरूप। या सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्र का मुखिया तो होता है, लेकिन यार वो नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक सत्ता कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री चलाता है ना। तो संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे जो महारानी है एक तरीके से नाम मात्र की शासक है, ठीक है ना। वास्तविक सत्ता कौन चला रहे हैं? तो प्रधानमंत्री चलाते हैं। उसी प्रकार से भारत में भी है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के है और प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो संसदीय स्वरूप हो गया। उसके बाद एक कानून के शासन का विचार, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार शासन चले, उसका विचार भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष का पद कैसा होना चाहिए? ठीक है, अध्यक्ष मतलब हमें प्रधानमंत्री की बात की गई कि प्रधानमंत्री का जो मतलब जो पद है और उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि कैसी होनी चाहिए? आपको पता होगा कि भारत में कोई भी कानून तभी बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद से जो मतलब बहुमत है वो 1/3 मिल जाए, है ना। उसके बाद ही कोई भी कानून बन सकता है, कोई भी नियम बन सकते हैं। तो कानून निर्माण की विधि जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से जो पहला प्रावधान लिया गया वो मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। यार मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। हमारे को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो हमें 6 मौलिक अधिकार से मिले हुए हैं। पहले 7 थे लेकिन अभी 6 है, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है? देखिए, न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब होता है कि अगर सरकार ने कोई भी कानून बनाया है, कोई भी नियम बनाया है, तो उसको दोबारा से जांच कर सकती है न्यायपालिका, है ना। और इसके अलावा न्यायपालिका क्या है? इस मामले में बिल्कुल स्वतंत्र है, खुले रूप से क्या कर सकती है? सरकार के किसी भी नियम कानून की जांच वो कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों की जरूरत होती है, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हमारे विकास के लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसी प्रकार से जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको कुछ ऐसे मतलब
पावर दिए गए हैं, ऐसे कुछ नीतियां उसको बना के दी गई है जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करके देश की सरकार क्या कर सकती है, अपने जनता का विकास कर सकती है। ठीक है, तो उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। उसके बाद है फ्रांस का संविधान। अगर फ्रांस के संविधान, तो भाई फ्रांस के संविधान से हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बहुत ही आसान है। उसके बाद है कनाडा का संविधान। इसमें से भी दो प्रावधान की बात यहाँ पे की गई है। एक है अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप मतलब यहाँ पे भारत में क्या है, केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है राज्य सरकार की तुलना में, है ना। आपको पता होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर जो है, शक्तियों जो है, वो 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और उसके बाद एक होता है संवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पे तो भाई केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों हो सकती, मतलब दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन संवर्ती सूची के अधिकांश विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। तो केंद्र सरकार भारत में ज्यादा पावरफुल है राज्य सरकार के तुलना में। इसके अलावा अगला पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जो अवशिष्ट शक्तियां है उसका सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, तो भाई देखो, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों ही सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है और अगर उस पर कानून बनाना है, कोई नया कानून बनाना है जो कि तीनों ही सूची में शामिल, तो इसे अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही दिया गया है। इसे समझ में आता है कि भाई केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल भारत में है। तो यार ये था भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, वो टॉपिक था, आपको समझा दिया है। और इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे खत्म होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर पे 25 MCQ क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यार आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।